हेलो दोस्तों, प्रेस चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 12 पद्माकर के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। मध्य युगीन कवियों, विशेषकर रीतिकालीन कवियों का मन श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के चित्रण में खूब रमा है ना। हमने अभी बहुत सारे दोहे और वगैरह सब कुछ पढ़ा, तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है रीतिकाल की में कि वो श्री कृष्ण के बारे में ज़्यादा लिख रहे थे, है ना। तो उनका दूसरा प्रिय विषय रहा है वस्तुओं के सौंदर्य का वर्णन, और दूसरा प्रिय चीज़ क्या है उनका, वस्तुओं के सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, इन दो विषयों पर वो ज़्यादातर लिखते थे। कौन लिखते थे? मध्ययुगीन कवियों और विशेषकर रीतिकालीन कवियों। ओके, इस रीतिकालीन कवि में जो रीतिकालीन युग में जो कवि थे वो लोग इन दो विषयों पर ज़्यादा लिखते थे। फिर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर के अनेक लुभावने चित्र इन कवियों ने उकेरे हैं। ऋतु वर्णन प्रायः श्रृंगार रस के आलंबन के रूप में अपनाया गया है। ऋतुओं में भी वसंत ऋतु का रूप सौंदर्य अद्भुत है। वसंत के आते ही प्रकृति में ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन में भी हलचल होने लगती है। होली का त्योहार इसी ऋतु में आता है, तो हमारे मन और तन मन को रंग जाता है। यही कारण है कि वसंत को ऋतुराज भी कहा गया है। और ऋतुकालीन सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर ने कुछ कविताओं में हमें वसंत की कुछ छवियों का अवलोकन करेंगे। श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति है। ओके, इस युग का कवि चाहे भक्ति और नैतिकता की चर्चा कर रहा हो अथवा तो प्रकृति चित्रण में तल्लीन हो, श्रृंगारिकता से यह कभी नहीं बच सका। उसका मन वहीं रमता है। जीवन के उतार चढ़ाव और आशा आकांक्षाओं की अन्य छवियों की ओर उसे ध्यान नहीं गया। अब देखते हैं कि श्रेष्ठ कवि पद्माकर ने वसंत के सौंदर्य चित्र को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। ओके, जो कवि पद्माकर है उन्होंने क्या किया है, कवि पद्माकर ने क्या किया है, यहाँ पे वसंत के बारे में उसके सुंदर सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। तो किस तरह प्रस्तुत किया है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है वसंत। हम उसका डायरेक्ट प्रसंग देखते हैं, आप ये पढ़ लेना। ओके, प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत के कारण प्रकृति के रूप सौंदर्य में आए अवर्णनीय परिवर्तन का बड़ा अनूठा और उल्लासमय चित्रण किया है। ऋतुराज वसंत का आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर भीतर अत्यधिक मादकता भर देता है ना। वसंत ऋतु आते ही हमें कितना अच्छा लगता है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी कितना अच्छा हो जाता है, राइट। तो इस कविता में कवि ने शब्द ध्वनि के माध्यम से वसंत का मनमोहक वर्णन किया है। किसे? शब्द ध्वनियों के माध्यम से। कवि कहता है कि वसंत को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए कि कुंजों में भौरों की भीड़ कुछ और ही तरह से गूंजने लगी। और यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो भंवरे हैं वो उसका जो समूह है वो प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानो वसंत का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित होकर समवेत स्वर में यानी कि एक साथ, ओके, समवेत स्वर यानी कि एक साथ गुंजार कर रहे हो। अर्थात जो पुष्प समूह है उसको भौरों में एक अलग ही तरह की प्रसन्नता और उल्लास से भर दिया है। यानी कि जो पुष्प वसंत में खिलते हैं अलग अलग कलर के, है ना, तो उसके ऊपर भंवरे यहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि वसंत ऋतु का वो भी त्योहार मना रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, डाल डाल पर भौरों के जो गुच्छे दिखाई देने लगे हैं उनका रूप स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। गली गलियारों में बने ठने युवतियों भी वसंत के सौंदर्य से उत्पन्न काम भावना से पीड़ित परंतु हर्षित दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो वसंत ऋतु को आपको तो पता ही है कि क्या होता है, कैसा एटमॉस्फेयर होता है।
तो ऐसे मोहक ऋतुराज वसंत को आए अभी कुछ समय ही बीता है, यानी कि वसंत तो शुरू हुए 2-3 दिन ही शुरू गए हैं, लेकिन पक्षी भी सामूहिक स्वरूप से प्रसन्नतापूर्वक चहकने लगे हैं। कवि कहता है कि यह परिवर्तन सब ओर दिखाई दे रहा है। सारा पर्यावरण जो है, वातावरण जो है, वो रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम से बदल गया है। तन और मन, वन उपवन भी सभी में बदलाव आ गया है, सब जगह बदलाव आ गया है, सब लोगों में बदलाव आ गया है, सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। तो इस बदलाव को अनुभव ही ये जो बदलाव हो रहा है, इसका हम अनुभव ही कर सकते हैं, इनको समझाया नहीं जा सकता है ना। हम कुछ चीज़ें सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते, राइट। तो कवि ने वसंत का एक ऐसा उल्लासमय सौंदर्य चित्र उपस्थित किया है जिसमें रूप, रस, गंध, मादकता का सम्मिश्रण दिखाई देता है। यानी कि कवि ने ये जो वसंत ऋतु का सौंदर्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो एकदम मनमोहक है। ओके, निरपेक्ष और शुद्ध प्रकृति चित्रण का यह एक बड़ा मनोरम और आकर्षक उदाहरण है। वातावरण निर्माण के लिए कविता में ध्वन्यात्मक शब्दों का बड़ा कलात्मक प्रयोग किया गया है। इससे जो चित्र तैयार होता है वह अपेक्षित वातावरण को प्रत्यक्ष करने में बड़ा प्रभावशाली बनता है। अपेक्षित वातावरण मीन्स वो हमें बता रहे हैं कि वसंत ऋतु में क्या हो रहा है, ठीक है, आसपास क्या हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने अपेक्षित वातावरण यानी कि ऐसा हो रहा है, प्रत्यक्ष यानी कि जो आपके सामने हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे। तो जैसा हमें इस कविता को पढ़ते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास भी बसंत शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अपेक्षित वातावरण को प्रत्यक्ष करने में बड़ा प्रभावशाली बनता है। ओके, फिर ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ऐसी प्रतिध्वनियाँ पैदा की गई है कि जिसका प्रभाव पाठक के मन पर देर तक बना रहता है। आप जानते हैं कि एक ही ध्वनि अथवा वर्ण के पुनरावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है, राइट। अनुप्रास अलंकार किसे बोलेंगे, एक ही वर्ण का बार बार दोहराव होना, तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का यूज़ किया गया है, जैसे कि भीड़ भौर, छलिया, छबीले, छैल, ये सारे में देखो हो रहा है ना, छ छ छ, इसमें भ, तो ये सब क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस कविता में लगभग प्रत्येक पंक्ति में अनुकरणात्मक शब्द जो है वो ध्वनियों का अनुप्रास संकृत प्रयोग बड़ा सुंदर ही बन पड़ा है। और भांति की बार बार आवृत्ति से भावाभिव्यंजना को और अधिक व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है। ओके, आपने पहले पढ़ा होगा कि और शब्द जो है वो व्याकरण दृष्टि से किन्हीं दो शब्द अथवा तो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है ना। और मतलब और को क्या कह सकते हैं, और किस लिए यूज़ होता है और शब्द, यानी कि एक ही बात को हम एक बात को किसी दूसरे बात से जोड़ने के लिए और शब्द का यूज़ करते हैं, राइट। तो व्याकरण की दृष्टि से और शब्द का यूज़ क्या होता है कि वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। यहाँ पे और शब्द का अर्थ क्या है कि जो अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस संदर्भ में यहाँ पे और शब्द का यूज़ हुआ है। ओके, समझ गए। फिर सेकंड है फाग। फर्स्ट हमने देखा वसंत ऋतु के बारे में, अब देखते हैं फाग के बारे में। ओके, तो प्रस्तुत कविता में पद्माकर ने फाग यानी कि होली का बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र अंकित किया है। एक गोपिका है जो कृष्ण के साथ गुलाल से फाग खेलने का बड़ा ही सजीव वर्णन अपनी प्रिय सखी से करती है। तो इस अंश में क्या है कि जो सखी है यानी कि जो गोपी है वो श्री कृष्ण के साथ वो होली खेल रही है और उसका बड़ा ही सजीव वर्णन अपनी प्रिय सखी के साथ यानी कि अपनी सखी के साथ वो शेयर कर रही है। शुरू करते हैं व्याख्या कि आपने वसंत का चित्रण पढ़ा और जाना कि पद्माकर की जो कविता है वो किस प्रकार मन को छू जाती है। वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए भी व्यक्ति को बार बार यही लगता है कि ऐसा कुछ है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है ना। हमने वसंत ऋतु के बारे में अभी पढ़ा, तो ऐसा है कि यहाँ जो वसंत ऋतु में जो आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको हम शब्द में बयान नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो
वसंत से जुड़ा है एक उत्साह उमंग का त्योहार जिसे आप भी खूब जानते हैं, उसे कहते हैं होली। ठीक है, वसंत के साथ एक त्योहार आता है, उसको कहते हैं होली, जिसका दूसरा नाम है फाग। ओके, फाग को ही होली बोलते हैं। तो वैसे फाग उन लोकगीतों को भी बोलते हैं जो होली में गाए जाते हैं। होली में जो सॉन्ग गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, उसको भी फाग बोलते हैं। आइए देखें कि पद्माकर जो है वो फाग का चित्रण किस प्रकार करते हैं। हमने वसंत का तो देखा, अभी फाग का देखते हैं। ठीक है, पहले संपूर्ण कविता को एक दो बार पढ़कर स्वयं समझने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पे होली खेल रहे हैं, ऐसा एक चित्र दिया गया है। कवि की कल्पना को कुछ गहराई से समझें। पूरी कविता एक गोपिका का कथन है। ये जो सेकंड अंश है वो क्या है? एक गोपिका का कथन, यानी कि जो गोपी है वो बोल रही है। ठीक है, उसकी परेशानी क्या है, उसे समझने के लिए होली के एक रिवाज को याद कीजिए। रिवाज क्या है कि अबील गुलाल जो है हवा में उड़ाना और उछाला। ये उड़ता गुलाल जो है वो गोपी की आँख में चला गया है और उसके साथ नंदलाल भी आँख में बस चुके हैं। तो सोचिए समस्या क्या है। तो केवल गुलाल आँख में पड़ जाए तो उसे निकालने का क्या उपाय हो सकता है। गोपी तो आँख धो धोकर हार चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन किए जा रहे हैं और फिर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो गोपी है वो होली खेल रही है, ओके, लेकिन उसकी आँख में क्या चला गया है? गुलाल चला गया। अभी वो आँख धो धोकर हार चुकी है, लेकिन वो गुलाल निकल क्यों नहीं पा रहा है। ठीक है, उसे क्या छटपटाहट है, कासे कहूँ कौन सुने, मैं क्या कथा छिपी है, क्या गोपी की बात विश्वसनीय लगती है। यानी कि क्या आपको विश्वास हो रहा है कि अगर आँख धो रही है फिर भी गुलाल नहीं निकल रहा है, ये कैसी बात हो गई है? ऐसा है। ठीक है, नंदलाल की आंखों में बस जाने का जो दर्द है वो दूर करने के लिए वह क्या नहीं समझा पा रही है। अबीर तो जैसे तैसे निकल गया पर अहीर नहीं निकला। अब ये अहीर कौन है? तो कल्पना कीजिए कि क्या गोपी सचमुच श्री कृष्ण को आंखों से दूर करना चाहती होगी, क्योंकि क्या बोला है कि अबीर तो आंख में गया है और श्री कृष्ण की छवि भी आंखों में बस चुकी है। तो अभी वो क्या कर रही है? आंखों से गुलाल निकालने के लिए पानी तो डाल रही है, लेकिन बोल रही है कि अबीर निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अबीर तो जैसे तैसे निकल जाएगा लेकिन अहीर नहीं। तो ये अहीर कौन है? ओके, तो पूरी कविता में कवि की व्यंजना पर ध्यान दो कि यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति से वर्णन किया है। तो गोपी बोल क्या रही है कि अबीर को ही श्री कृष्ण की छवि बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति से वर्णित किया है। पर जितनी सरलता से अबीर धुल जाता है उतनी सरलता से कृष्ण का प्रेम नहीं धुल सकता है। न गोपी ऐसा चाहती ही है। वह तो अपनी सहेली की सौगंध खाकर उसे आश्वासन दिलाना चाहती है कि वह कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और न उसे उसका कोई उपाय सूझ रहा है। तो आप स्वयं इसकी विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या है। कविता में अनुप्रास और यमक के उदाहरण भी हैं जो आपको अलग करना है। ठीक है, अनुप्रास यहाँ पे आपको पता ही है कि बार बार दोहराव होगा, तो अनुप्रास है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को चुनिए जिसमें गोपिका की अधीरता, अकुलाहट और विवशता चित्रित हुई है। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग दिया गया है। तो आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर के पीछे भाषा शैली वगैरह भी दिया रखा होता है। ठीक है, तो आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया है कि भाव तथा शिल्प सौंदर्य। तो कवि पद्माकर के काव्य में रीतिकालीन कविता की सभी प्रमुख विशेषताएं विद्यमान हैं। हमने आगे ही देखा कि रीतिकालीन जो कविताएं होती है उसमें कवियाँ सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं। तो अभी भी आ गया ना श्री कृष्ण के बारे में। तो वे रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनमें श्रृंगार रस की व्यक्ति की विलक्षण प्रतिमा रही है। इसी कारण कवि पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई है कविता की। ठीक है,
उत्कृष्ट कल्पना की उड़ान और विषय विवेचन की शुद्धता भी पद्माकर की विशेषता है, जिसे काव्य में लाक्षणिकता और मधुरता आती है। वे अनुप्रासों की तो जड़ी ही लगा देते हैं, जिससे अद्भुत चमत्कार पैदा होते हैं। अनुप्रासों की यानी कि वो यूज़ ही ऐसा करता है शब्दों का कि अनुप्रास अलंकार उसमें होता ही होता है उनकी कविता में। ओके, अभी यहाँ पे देखो कुछ और है कि ब्रज भाषा का सुंदर साहित्यिक रूप आपकी रचनाओं को अलग ही पहचान दिलाता है। ब्रज भाषा में एक और चीज़ होती है जिसमें ल होता है, उसको र बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई शब्द होता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रज भाषा का हो सकता है या नहीं, है ना। तो पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। कौन से अंतिम श्रेष्ठ कवि? ओके, रस निरूपक आचार्य कवि के रूप में उन्हें बहुत ही ख्याति मिली। सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना द्वारा उन्होंने प्रेम और सौंदर्य की मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। वे उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न कवि है और उनके काव्य की दो विशेषताएं सर्वोपरि है। एक क्या है? दृश्य, और दूसरी है शब्द योजना। ओके, वो शब्द योजना ही ऐसी बनाते हैं कि हमारे सामने उसका दृश्य आपो-आप प्रस्तुत हो जाता है ना। तो आनंद और दृश्य और शब्द योजना के द्वारा प्रकृति के माध्यम से ऋतु वर्णन और कल्पना की उल्लासमयी उड़ान, आनंद और उल्लास से जगमगाते चित्र प्रस्तुत करने में उनकी शब्द संयोजना अनुपम है। ओके, तो ये था कवि पद्माकर के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, क्या था, सिर्फ वसंत ऋतु के बारे में था और फाग के बारे में था। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।